तो हम तो हम क्या करने वाले 1861 के अधिनियम में क्या मुख्य बिंदु है, क्या मुख्य पॉइंट्स है, हम इसे देखने वाले हैं। पहला हो गया शासन में स्थानीय भागीदारी। दूसरा था विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत तब से हुई थी, विभाग बना दिए गए थे, ठीक है ना। ये एक हो गया। जो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट है उन्हें ज्यादा अच्छी तरह मालूम है, उसको डिटेल में हमें जाना नहीं है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट प्री के हिसाब से क्या जरूरी है वो डिस्कस करना है और आगे बढ़ना है। बहुत सिलेबस है, इतना गहराई में जाएंगे तो सिलेबस आधा भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट क्या है 1861 के अधिनियम में। तीसरा क्या हुआ था कि वैसे क्वेश्चन आता है, कभी कभार आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है, कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस अधिनियम द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। आज की डेट में कौन अध्यादेश जारी करता है देश में, आप लोग में से कोई बताइए। राष्ट्रपति। और और दूसरा राज्य में राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल, और पूरे देश के संदर्भ में राष्ट्रपति। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है ना। एक ये पॉइंट आ गया इसमें। हमें मुख्य पॉइंट देखने क्या क्या हुए थे, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज आप सुन के भी इसका अनुमान लगा दीजिए क्या मैं, ठीक है ना। राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और उसके पीछे क्या है पॉलिटी में जब हम पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में सीखेंगे कि किसके तहत है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, और कब करता है, कब करते हैं, ठीक है ना। ये भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 2 3 का दिन और राज्यों में, ठीक है ना। तो एक चीज हम वहाँ पे ये भी देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में अध्यादेश जारी करते हैं, वो हम पॉलिटी में आगे पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ आते हैं कि जो हमारे पास ब्रिटिश शासन था उसके टाइम पे 1861 के अधिनियम में एक बात ये भी थी, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ था 1861 में, जो मुख्य बिंदु है उन्हें देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि, ठीक है, हमने 213 हमने क्या बताया था कि एक अधिनियम हमने आपको पहले पढ़ाया था जिसमें जिसमें क्या हुआ था, बॉम्बे, उसमें बॉम्बे बोलते थे, बाद में वो बम्बई हुआ, आज मुंबई है। बॉम्बे एवं मद्रास, जो चेन्नई है, नाम बदल गया लेकिन एरिया भी चेंज है, खैर। बम्बई और मद्रास, बॉम्बे और मद्रास के जो दो दो जो प्रेसिडेंटी थी ना, प्रेसिडेंसी बोलते थे उसमें, प्रेसिडेंसी थी, उसके अधिकार क्या कर दिए गए थे, सीज मतलब वन। कम कर दिए गए थे। गवर्नर जनरल एक बन गया था, उनका हेड बन गया था, कलकत्ता में जो बैठता था, बंगाल वाला। तो उसके अधिकार, उनके अधिकार कम हो गए थे। इस अधिनियम के द्वारा उनको वापस क्या दे दिया गया, कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ये क्वेश्चन उतना ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो इसलिए हम ज्यादा इस पे फोकस नहीं करेंगे, नॉर्मली पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये पूछा भी नहीं गया बहुत, ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं इस क्वेश्चन को। ऐसा तो और भी कोई पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बंगाल में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और पंजाब में क्रमशः 1862 इस अधिनियम के बाद, ठीक है ना, इस अधिनियम के प्रभाव के उपरांत 1862, 1866 और 1897 में विधानसभाओं का, विधान परिषदों का गठन हुआ था उसमें, ठीक है ना, इस अधिनियम के तहत। ये भी कोई बहुत वैसा पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है, पर इसको थोड़ा बहुत आप तवज्जो दे सकते हैं, मतलब इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में, एक बंगाल में 1862 में, क्योंकि देखो क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है आजकल। देखो स्टेट में कैसे चुनाव हुए हैं, त्रिस्तरीय जो चुनाव होते हैं शासन के, ठीक है ना, पंचायती राज और नगर निकाय वाले, पता है ना आपको, नगर निकाय वाले चुनाव हो रहे हैं ना अभी। पंचायती राज और नगर निकाय दो अलग अलग चीज है। पंचायती राज में आपके ग्राम से स्टार्ट होता है, गाँव से, ठीक है ना, वो भी पढ़ेंगे बाद में। और ये शहरी वाले थे, भाई ग्राम प्रधान का तो नहीं हुआ ना अभी, पार्षद का हुआ है, और नगर पालिकाओं का और नगर निगम का हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम टाइम कहाँ पे नगर निगम बना, है ना, अंग्रेजों के टाइम पे। तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ से बनाया उन्होंने, जहाँ उन्होंने राज पहले किया, तो मद्रास का होगा, है ना। ये भी देखेंगे, या फिर कहीं और का, वो आपको देखना है अभी। तो चुनाव के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम बार ये चुनाव कब हुआ, प्रथम बार वो वाला चुनाव कब हुआ, ठीक है, वो जहाँ पे आएगा उसको बताएंगे। तो एक तो ये वाले चुनाव हो गए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विधान परिषदों का गठन हुआ था, तो इसके तहत हुआ था, प्रथम बार हुआ था, इसलिए इतना जरूरी है। प्रथम बार हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था, एक तो बंगाल में, ठीक है, दूसरा उत्तरी सीमा प्रांत, उस समय की जो सीमा प्रांत, उत्तरी सीमा प्रांत कौन सी है, आज के हिसाब से कौन सा आएगा उत्तरी सीमा प्रांत। हम्म अच्छा, तीसरा मैंने क्या बोला था, पंजाब बोला था।
पंजाब। तो अब पंजाब को छोड़ के बाकी देख लो उत्तरी सीमा प्रांत कौन सा आ रहा है, ठीक है ना, कौन सा हिस्सा हो सकता है इसमें। यूपी बिहार से लेके इधर अपना ये पूरा एरिया आ जाएगा जम्मू कश्मीर के बीच वाला, ठीक है। तो इन 3 जगह क्या हुआ, विधान परिषदों का गठन हुआ, विधान परिषद। तो ये आपके इसमें मुख्य मुख्य बिंदु हो गए हैं 1861 वाले में। इतना इतना ही बहुत जरूरी है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसके अंदर। ये पॉइंट्स ये मैं यहाँ लिखा भी रहा हूँ, और मैं मेन पॉइंट्स को आपको प्रोवाइड भी कर सकता हूँ अगर कुछ लोग अगर इसमें क्लास में नहीं है। वैसे अब जरूरत नहीं है, बोलो क्यों, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास है, आपको मिल जाएगी बाद में। दूसरा, मैं यहाँ पे डिटेल में लिख रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ, इससे गहराई में जाना भी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हुआ इसके बाद, आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो, बाद में आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी टाइम वेस्ट करने की, ठीक है। फिर आता है उसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम, सिमिलर नाम वही रहेगा। कितने साल बाद आ गया वापस, यहाँ पे काफी लंबा टाइम लग गया, 61 के बाद 92 में, ठीक है, 31 ईयर लग गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, प्रतिनिधि सरकार की नींव रखी गई, ठीक है, तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन बहुत अभी पूछा जाता है, कौन से वाला, कि प्रथम बार बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। हर कुछ जो नया एक्ट आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन दिया जा रहा है, और जो अधिकार या शक्तियां हैं भारतीयों को धीरे 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 करके दी जा रही है, ठीक है ना। पहले उनको क्या नहीं था, अधिकार नहीं था बजट पे बहस करने का। अंग्रेजों ने जो बजट बना दिया वही उस पर डिस्कस करेंगे, हम लोग के जो प्रतिनिधि वहां बैठते थे वो कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ सुनेंगे। उन पे थोपा जा रहा है, मतलब वैसे तो इंडिया के ऊपर राज कर रहे थे, उनको तो उनकी मनमर्जी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस टाइम क्या दिया कि चलो इनकी भी सुन लेते हैं, इनके हिसाब से भी कर लेते हैं। भाई बताओ बजट में आपको लग रहा है कि ये ठीक है, नहीं है, बस बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं आप कि आपने भैया उस चीज के लिए प्लेग की बीमारी हो रही है उसके लिए बजट का कितना प्रावधान किया, क्यों नहीं किया, बम्बई में प्लेग फैल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें कर सकते थे। पर पूरक प्रश्न का मतलब ये है कि अगर उन्होंने कोई, आप लोग देखते हो विधानसभा विधान परिषद वाली जो होती है या लोकसभा और राज्यसभा की बहस होती है, कानून जब बनता है, जब किसी बिल पे वहाँ पे डिस्कशन होता है, आप लोग देखते हो वहाँ पे क्या चलता है, या बजट सत्र देखते हो कैसे कैसे वहाँ पे डिस्कशन होता है, कभी देख लिया करो, है ना, समय निकले तो वहां पे उनको बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, लेकिन पूरक प्रश्न का नहीं दिया। पूरक प्रश्न में क्या होता है ना, प्रश्न आपने पूछ लिया तो लिखित में भी जवाब दिया जाता है, और रेखांकित, आपको पता है तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न आप पढ़ोगे पॉलिटी में, तो कुछ लिखित में जवाब दिए जाते हैं, कुछ मौखिक में होते हैं। फिर उसके ऊपर पूरक प्रश्न भी होते हैं कि अच्छा आपने इतनी जानकारी दे दी, अब ये बताओ कि ये क्यों नहीं हुआ फिर इसमें, ये इसका क्या प्रावधान है। तो मतलब ज्यादा ज्यादा हम बोलते हैं ना कि ज्यादा ज्यादा वो क्या बोलते हैं, क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, क्या टर्म यूज करते हैं, छोड़ो अभी नहीं आ रहा मुझे कोई फ्रेज है। तो उनको ज्यादा क्वेश्चन करने का, क्वेश्चनिंग का वो नहीं मिला अधिकार। उसके बाद क्या हुआ, बस इतना ही इसमें है, मेन क्या है इसमें, कि एक तो हो गया आपको प्रतिनिधि सरकार की नींव रखी गई, दूसरा भारतीय सदस्यों को बजट पर डिस्कशन करने का और क्वेश्चनिंग का राइट मिला था, ठीक है ना, ठीक है। बट उनके ऊपर जो जो पूरक प्रश्न होते हैं उनका अधिकार नहीं दिया गया। नेक्स्ट आता है इसके बाद 1909 का अधिनियम, ये एक साथ हो गया, एक साथ के बाद 93 1893 यही था, सही लिखा हुआ, देखो सब लोग सो गए, कोई क्लास में 92 था। जागृत नहीं है। हाँ तो ये तो कह रहा हूँ, ध्यान देना है इधर, टीचर क्या पढ़ा रहा है इस बात पे भी आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, स्लिप टंग, जुबान पे चल जाती है, कुछ ना कुछ बोल देता है बंदा, कभी कभी लिखते हुए कुछ लिख देता है, बोलते कुछ और बोलता है, तो आप लोग को अलर्ट रहना है, ठीक है ना। गलत चीज एक बार चलेगी दिमाग में तो फिर वो वही फेड हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं कुछ चीज ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है। अभी आपको 92 बोला तो 92 होना चाहिए। प्रतिनिधि सरकार, प्रतिनिधि सरकार, अब ये क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, बताओ क्या होता है प्रतिनिधि सरकार। दूसरा, बजट पर बहस व प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार, इतना बहुत है। पूरा प्रश्न पूछने का है नहीं है, इतना डिटेल में नहीं आता, ये क्वेश्चन इसमें बनता है, ठीक है ना।
वो आगे देखा जाएगा, प्रश्न पूरा प्रश्न वाली बात बाद में देखेंगे। फिर 1909 1909 का अधिनियम, इसके बाद, ठीक है ना, अधिनियम, इसकी बात करते हैं। किसी का आपका माइक ऑन है, आप इसे बीच में बंद कर दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे डिस्टर्बेंस आवाज आ रही है। इसके बाद ये वाला अधिनियम, इस अधिनियम में क्या हुआ, पहले तो इसका नाम, इसको, ये विख्यात है, चर्चित है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, ठीक है ना। कौन थे मार्ले, कौन थे मिंटो? भैया जो लॉर्ड मार्ले थे वो भारत सचिव थे, अभी आपको बताया था ना, भारत सचिव की व्यवस्था की कर दी गई थी 1800, कब की थी, 18 कौन से अधिनियम में की थी भारत सचिव की व्यवस्था? 1858 में, ठीक है ना। तो जो मार्ले थे वो थे भारत सचिव, और मिंटो थे यहाँ के वायसराय, क्लियर है। उनके नाम पे मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं इसको। पहली बात तो क्या हो गया इसका नाम, इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है ना। एक तो ये चीज हो गई, इसका नाम भी हो गया, और ये याद रखना, ये हो गया आपके मार्ले साहब हो गए सचिव सेक्रेटरी, और मिंटो जी हो गए लार्ड, इनके आगे इनको लार्ड वैसे बोल दिया जाता है, और ये हो गया आपके वायसराय, ठीक है। एक तो ये इसका नाम हो गया। कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा ये भी आता है, बहुत इजी क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर को देना तो बोलेगा मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को बोलते हैं, नीचे चार दे देगा, 1892, 1909, 1919 और 1935। तब वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन हमेशा टफ ही नहीं आता है, आसान भी आते हैं, बस क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। यस, कुछ लोगों के माइक ऑफ है, कृपया अपना माइक ऑफ कर दीजिए, ऑन वाले जिनका ऑन है वो ऑफ कर दीजिए, ठीक है, मुझे बाद में बीच में यहाँ पे चेक करना पड़ता है। पूजा सेमवाल का माइक ऑफ ऑन है, पूजा अपना माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है। यस, हाँ, तो एक तो ये हो गया, दूसरा क्या था इसमें 1909 वाले में, एक तो नाम हो गया इसका, दूसरा क्या था, इस अधिनियम में पहली बार क्या हुआ, एक कार्यपालिका परिषद की व्यवस्था की गई इसमें। अब कार्यपालिका परिषद क्या है, इसने क्या काम किया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। वायसराय, और जो वायसराय था यहाँ पे, उसकी कार्यपालिका परिषद बना दी गई, एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी, जो 1909 के अधीन जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद बनाई गई थी, उसके प्रथम सदस्य कौन बने थे, कौन भारतीय उसके प्रथम सदस्य बने थे, ठीक है। तो इसके अधीन जो आएगा वो ये आएगा कि वायसराय की, ये ऊपर लिख देते हैं इसको, ऊपर ले आते हैं इसको, 1909 वायसराय की कार्यपालिका परिषद, कार्यपालिका परिषद ये बनी है, ठीक है। और इस परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने योग्य और जो एग्जाम में आता, तो वो थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इनको विधि सदस्य बनाया था उस कार्यपालिका में, ठीक है ना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये क्वेश्चन बनता है प्री के एग्जाम में, अगर बनना हो तो सिन्हा, नौ ऊपर है इसमें, ठीक है। सत्येंद्र, जबकि नीचे लिखते तो नीचे लिखते सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और ये बने थे विधि सदस्य। ये तो नहीं पूछा जाता कौन से सदस्य बने थे, वो सदस्य बने थे, विधि सदस्य बनाए थे इनको, ठीक है ना। विधि, जैसे होता है ना आजकल विधि मंत्रालय के उप राज्य मंत्री उस टाइप के, इनको उस समय वो दिया गया था, विधि सदस्य बना दिया गया था कार्यपालिका, ठीक है ना, जैसे मंत्रिमंडल होता है उस टाइप का। और क्या हुआ था इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत और क्या काम हुए थे, वैसे एक और थे जो जो भारत सचिव परिषद थी ना, आपको पता है भारत सचिव परिषद कहाँ बनी थी, वो इंग्लैंड में थी, सचिव वाला वहां पे है, और यहाँ पे कौन सी वाली है, वायसराय वाली है। तो वायसराय की तो ये बनी, एक वहां भी बनाए गए थे भारत सचिव परिषद, तो उसके सैयद हुसैन बिलग्रामी को बनाया गया था, ठीक है ना। अगर चाहो तो वैसे क्वेश्चन बहुत कम आता है,
आप चाहो तो नोट कर सकते हो, या मैं इसको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है इस अधिनियम के तहत, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो आपको याद रखनी है, वो क्या है कि इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष नहीं, पृथक, पृथक निर्वाचन। कौन लिख के दे रहा नोट्स में, चैट्स में? काउंटिंग, प्रत्यक्ष निर्वाचन पढ़ेंगे अभी। पृथक निर्वाचन, प्रत्यक्ष और पृथक में फर्क है। पृथक निर्वाचन का मतलब है कि उसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी बोला गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब ये था कि इस संप्रदाय के लिए अलग इलेक्शन और इस संप्रदाय के लिए कॉमन नहीं था, जैसे आज के डेट में वैसा नहीं होता ना। तो उसमें ये था कि जो मुस्लिम समुदाय था उनके लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई कि उनके इलेक्शन अलग, उनके लिए जो सीट होगी, कैंडिडेट खड़े होंगे वो उन्हीं में से होंगे और उनके लिए अलग से निर्वाचन होगा, बाकी पॉपुलेशन के लिए अलग से होगा। समझ रहे हो ना? तो 1909 का जो अधिनियम है उसको सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए भी जाना जाता है, या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भी जाना जाता है, तो हम लिखते हैं उसको पृथक निर्वाचन। ठीक है, ये इसका नाम ही ऊपर आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया? पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है ना, ये इसमें पॉइंट आता है। सांप्रदायिक, संप्रदाय के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाए, ठीक है ना, ये एक इसमें महत्वपूर्ण बात है। ठीक, क्लियर है ये पॉइंट? इससे डिटेल में नहीं जाना, बस इतना याद रखना है यहाँ पे हमें, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है वैसे, कि जो मुस्लिम सदस्यों का चुनाव होगा वो मुस्लिम जनसंख्या ही करेगी, उसमें दूसरे मतदाता भाग नहीं ले सकता, ठीक है ना, उस हिसाब से बना दिया गया। ये क्वेश्चन भी आता है कि किसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना गया है, किसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक? तो मिंटो को, क्योंकि भारत में तो मिंटो है ना, माले तो वहां पे है, तो यहाँ पे मिंटो की बात होती है। लॉर्ड मिंटो को माना जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, एक पॉइंट ये आ जाएगा। कौन है इसका जनक? ये भाई साहब है, ठीक है ना। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माने गए, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या होता है इसमें? अच्छा, एक इससे पहले अधिनियम में हमने क्या पढ़ा था कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था 1892 वाले में। बजट पे बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसमें आपको ये अधिकार दे दिया गया। कौन सा वाला? बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, यहाँ इसमें लिख देते हैं बजट पर, या जो भी डिस्कशन होगा वहां पे बजट पर पूरक प्रश्न का अधिकार मिलता है, ठीक है ना। अब ये इस टाइप से देखो, मैं कुछ पॉइंट, कभी कभी क्या होता है एग्जाम थोड़ा लेवल चेंज हो रहा है आजकल, यूपीएससी में तो हो ही रहा है, यहाँ पे भी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आता है, इस टाइप का आएगा कि 1909 के अधिनियम में निम्न में से कौन सही है या नहीं है, कौन सही नहीं है, या कौन सा सही है, और तीन स्टेटमेंट देते हैं कि बजट, पहला आ जाएगा ए, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, बी, इसके प्रतिनिधि सभा जो बनी थी वो वायसराय की, उसके प्रथम सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, सी, पृथक निर्वाचन और एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, ठीक है, और डी, डी, भारतीयों को मत देने का अधिकार दे दिया गया, कि सभी भारतीय मत दे सकते हैं, मत मतलब वोटिंग, ठीक है ना, वोटिंग राइट्स दे दिए गए, चार दे दिया आपको। तो आपको पता है कि ये तो हाँ इसी का, ये भी इसी का, ये भी इसी का, फोर्थ वाला नहीं, समझ गए बात को। तो वहां पे तब ये जरूरत पड़ती है, इतना टफ कभी कभी क्वेश्चन बनता है, कोई क्वेश्चन पेपर ऐसा भी आता है, ठीक है ना, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तब आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए इसके अंदर, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लो, ठीक है। तो ये हो गए थे इसके, और एक दो और कोई पॉइंट्स था 1909 में, कुछ शिक्षा संबंधी देखते हैं, क्योंकि आप लोगों का टीचिंग से भी है ना, यहाँ पे ज्यादा लोग टीचिंग वाले हैं, तो टीचिंग से रिलेवेंट हमें जरूर पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो टीचिंग से रिलेवेंट क्या था यहाँ पे कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक तो क्या होता है, प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का नाम, ये भी इसमें शामिल हो गया था। तो यहाँ पे आपको जैसे आज के डेट में होता है ना, जब विधान आपने विधान मंडल पढ़ा होगा, विधान परिषद और विधान सभा दो मिलके बनता है ना, तो विधान परिषद सब जगह नहीं है, पूरे देश में 6 जगह, कभी 5 होता है, कभी 6 हो जाता है ना, जैसे तमिलनाडु कभी रिमूव कर लेता है, कभी आंध्र प्रदेश रिमूव कर लेता है, अदरवाइज 6 जगह का नॉर्मली रहता है
कि जहाँ जहाँ विधान परिषद है, यूपी में है, उत्तराखंड में नहीं है, तो जो विधान परिषद के चुनाव होते हैं आज भी, तो वहां पे क्या होता है, प्रतिनिधित्व दिया गया अलग अलग, कि जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं या टीचर हैं, उनका प्रतिनिधित्व अलग होता है, और वोट देने का भी अलग होता है, वोटिंग का भी अलग होता है, कि ग्रेजुएट्स वोट देते हैं 1/6, 1/6 ये लोग, 1/12 ये लोग, इस तरह से अलग अलग बना हुआ है ना, मतलब वोटिंग का भी वो बना है, क्या बोलते हैं उसको, मतदाता मंडल बने हुए हैं, और प्रतिनिधित्व मंडल भी बना हुआ है, कि इनमें से एक क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा ही होगा, ठीक है। तो उस समय भी क्या किया गया था, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन बनाया गया था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप लोग आज भी सुनते हैं इस नाम को, विश्वविद्यालय में, मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स मतलब जो जो क्या है, बिजनेसमैन है, उनका जो संगठन है, उनको भी क्या दे दिया, प्रतिनिधित्व के लिए अलग से, भाई इनके इनके बीच से भी कोई प्रतिनिधित्व हो, उस समय सेलेक्ट किए जाते थे ना, इलेक्ट तो नहीं होते थे। भाई जो यहाँ पे गवर्नर है या वॉइसराय है, वो क्या करता था, कि हमें भाई कहाँ कहाँ से लेना है, इस संप्रदाय से लेना है, इस कम्युनिटी से लेना है, जो बिजनेसमैन है उनमें से लेना है, ठीक है। तो ये बन गया, और विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी अलग अलग क्या कर दिया, अब जमींदार हैं इतने सारे, इनमें से भी दो लोग होंगे, तो कौन दो लोग होंगे, वो उन पर डिपेंड करता है, कोई चुनाव तो होता नहीं था, ठीक है, सिलेक्शन होता था इलेक्शन में। तो एक नई चीज इसमें जुड़ गई थी, कि यहाँ पे प्रतिनिधित्व इस तरह से बांट दिया, विश्वविद्यालयों को भी प्रतिनिधित्व पहली बार इस अधिनियम के अंतर्गत मिला था, उनके लोग भी क्या होंगे, सरकार में शामिल होंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ टीचिंग मतलब उससे एजुकेशन से रिलेवेंट तो कुछ नहीं है, पर एक ही पॉइंट आपका आ गया, ठीक है। आगे रखें इस क्लास को अभी जारी, या कर दें अभी, बताइए, क्योंकि समय का भी देखना है आप लोगों का, क्योंकि अगर हम इसमें नेक्स्ट वाले अधिनियम में जाएंगे 1919 वाले में, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। बताइए, करें आगे या इसको यहीं पे एंड कर देंगे, 10 मिनट और पढ़ सकते हैं हम लोग, जो नहीं पढ़ सकते नो तो बता यस। दीजिए कम से कम। नो वाले नो बोल दीजिए, मैं देख लूँ कितने नो है। 10 मिनट और पढ़ना है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे 10 मिनट। कंटिन्यू करो। जो नो वाले वो नो बता दीजिए, कोई नो वाला नहीं है, नीति बोल रही हो गया। चलो ठीक है, 5 मिनट कर लेते हैं हम, ठीक है, 10 नहीं करेंगे, 5 मिनट कंपलसरी सब लोग पढ़ लो। और अगर आपको अच्छी तरह से इसके बारे में पहले से है, तो आप लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। 1999, यानी कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपको। 1919 के अधिनियम पे आ जाते हैं, चर्चा कर लेते हैं, बाकी बाद में राइटिंग में आपको मिल जाएगा। 1919 का अधिनियम भी क्या था, एक स्पेशल नाम से जाना जाने वाला अधिनियम है। 10 10 मिनट तो नहीं हो पाएगा, 5 ही होगा, कुछ बच्चे जाना चाह रहे हैं। तो जो 1919 का अधिनियम है, उसका नाम रखा रखा गया था क्या, किस नाम से चर्चित है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है ना। तो भारत सचिव थे मांटेग्यू, और भारत में वायसराय थे चेम्सफोर्ड। क्लियर होना चाहिए, भी कई बार क्वेश्चन आता है, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक ही चीज में ही गड़बड़ होती है, रीजनिंग मैथ्स में हम वही बोलते हैं, सब कुछ आ जाता है हमें, औसत निकालना सब कुछ पता है, परसेंट निकालना, लास्ट में जब प्लस माइनस इंटू करना होता है ना, वहां गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। 7 8 64 हो जाते हैं 56 के बजाय, जल्दीबाजी में, प्रैक्टिस नहीं है तो गड़बड़ होता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर इतना होता है, कम टाइम में ज्यादा करना होता है, तो हम जल्दी में क्या करते हैं, छोटी चीज में मिस्टेक करते हैं, दिमाग इसी तरह से वहां पे हमें ट्रेन करके जाना होता है अपने माइंड। तो ये भी चीज जरूरी है, कि मांटेग्यू चेम्सफोर्ड में कौन सचिव था, कौन आपका वॉइस राय था। वहां इतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा आपको गहराई में जाके, बताओ कितने सदस्यों का परिषद बनाई गई थी, उसमें से प्रथम भारतीय कौन था, बोलेगा बहुत पढ़ाई करके आ दो ना, पेपर ऐसे भी सेट हो जाता है, कि बताइए मार्ले मिंटो में से कौन सचिव थे, कौन वॉइस राय थे। ये तो इजी, सिंपल सी चीज है ना। या पूछ लेंगे, बताओ 1909 मार्ले मिंटो किसको बोलते हैं, 1909 वाले को बोलते हैं, 1919 वाले को बोलते हैं, समझ गए ना बात को, इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है, तो बहुत जो इजी चीजें उसको क्लियर रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहले आ रहा है वो सचिव है, और जो बाद में आ रहा है वो क्या है, वॉइस राय। पहले किसका नाम आएगा, जो बड़ा होगा, जिसको पावरफुल, ज्यादा पावरफुल होगा। तो पहले कौन आ रहा है, जो सचिव बैठा हुआ है इंग्लैंड में, उसको ज्यादा शक्तियां दी गई, उसके अंडर में आता वॉइस राय, असल वो भी महारानी के अंडर में वहां पे, समझ रहे हो आप बात को। तो पहले कौन आ रहा है, मांटेग्यू, तो वो हो गया सचिव। चैम्सफोर्ड का नाम बाद में आ रहा है। वैसे भी आपको वायसराय का नाम पता होने चाहिए कौन कौन थे, तो वहां भी याद हो जाएगा। तो एक तो 1919 के अधिनियम का नाम बोला जाता है मांटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्या सुधार किया भाई इन लोगों ने, है ना। एक तो इन्होंने ये सुधार किया कि जो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कर दी,
द्विसदन का मतलब दो सदन बन गए, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा होती है, दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन है राज्यसभा और दूसरा निम्न सदन या पॉपुलर सदन भी बोलते हैं उसको, है ना, वो है आपकी लोकसभा। तो वैसे उस समय भी क्या कर दी गई है, केंद्र में द्विसदनात्मक दो सदन बना दिए गए। एक उसके अंडर में रहेगी वायसराय की, जो क्या करेगी, जो चुने हुए लोग, जो क्या होंगे, सिलेक्टेड लोग होंगे चुने हुए, और दूसरे इलेक्टेड लोग होंगे। इलेक्टेड लोग के पास पावर कम थी, और जो अपने सिलेक्टेड लोग थे होंगे उनके पास पावर ज्यादा थी। ठीक है, उसका आप डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। उसके अलावा तो एक तो द्विसदनात्मक विधायिका बोलते थे उस समय उसको, है ना, विधायिका ही बोलेंगे आज भी, स्थापित की गई। ठीक है ना, तो उनके नाम क्या थे, केंद्रीय विधान परिषद, जैसे आज लोकसभा है, तो उस लोकसभा का नाम उस समय क्या था उनके टाइम पे, केंद्रीय विधान परिषद। और दूसरी जो थी उसका क्या नाम रख दिया गया था, राज्य परिषद, जो राज्यसभा आज बोलते हैं हम, उच्च सदन, है ना। तो ये दो हो गई उस समय। तो जो विधानसभा उसको निम्न सदन बोलते हैं, आज भी बोलते हैं लोकसभा को, है ना। तब केंद्र में हुआ था इसलिए उसका नाम विधानसभा था। आज विधानसभाएं राज्यों में होती है, क्लियर है ना। ठीक है, और क्या था इसमें, अब नई चीज आ गई है, प्रांत जो थे, प्रांत का मतलब जो स्टेट थे उसमें बने हुए, उनमें फिर से द्वैध शासन शुरू हो गया। एक द्वैध शासन हमने पहले पढ़ा था, टायरकी पढ़ा था ना, द्वैध शासन मतलब डबल डबल दो लोगों का शासन हो रहा है एक साथ, सिंगल पावर काम नहीं कर रही है। तो द्वैध शासन कौन है, जो स्टेट में गवर्नर है और उसकी परिषद है, एक तो वो काम कर रही है, और दूसरा दूसरा कौन काम कर रहा है, जो सेंटर की पावर है, गवर्नर जनरल की। ठीक है ना, कुछ अधिकार इनके पास है, कुछ अधिकार उनके पास है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इस एक्ट में प्रांतों में, सिर्फ स्टेट्स में करिए बात, द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। और वहां पे भी जैसे परिषद है एक, कुछ चुने हुए लोग हैं और कुछ सिलेक्टेड लोग हैं, समझ रहे बात को, तो वहां पे भी वही चीज स्टार्ट हो गई है प्रांतों में। उसके अलावा जब द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई तो फिर वहां पे क्या कर दिया गया है, विषय भी बांट, केंद्रीय और प्रांतीय। भाई केंद्र के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, वो किस किस विषयों पर निर्णय ले सकेगा, एक वो बात होगी, और दूसरा प्रांत के विषय, जिसमें प्रांत की जो परिषद है वो डिसीजन लेगी, उस पर कानून बनाएगी। ठीक है ना, दो प्रकार के उसमें बांट दिया। तो जो जो केंद्र वाले यानी गवर्नर जनरल जो थे, वायसराय हो गए हैं, उनके अधीन जो विषय है उनको नाम रख दिया आरक्षित विषय, रिजर्व कर दिया उनको उसको। ठीक है ना, और उसमें पावरफुल चीजें डाल दी, जैसे राजस्व, रेवेन्यू, है ना, जो उगाही होनी है, जो टैक्स इकट्ठा होना है, न्याय, जो कि वो देना आपको, जजमेंट देने हैं। ठीक है, फाइनेंस, वित्त का, और पुलिस का। ठीक है ना, ये कंट्रोल सारा सारा आरक्षित यानी रिजर्व विषय हो। और दूसरा हस्तांतरित विषय, है ना। तो हस्तांतरित विषय नाम पे जो है वो क्या है, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, मतलब जिनमें ज्यादा ध्यान भी नहीं देना है, और जो जनता के लिए है, कुछ करना धना तो था नहीं अंग्रेजों को, सिर्फ शोषण करना था। तो उन्होंने ये वाले दे दिए राज्य को, चलो भाई तुम देखो उनपे, उनके लिए बजट भी ज्यादा नहीं देते थे, वो अलग कहानी है। तो जो आरक्षित विषय था उसका शासन कौन देख रहा था, गवर्नर और उसके परिषद के सदस्य। ठीक है ना, और उनकी सलाह से। और जो हस्तांतरित विषय थे, मतलब जो क्या कर दिए थे, इनको हस्तांतरित कर दिए थे, उनका शासन गवर्नर द्वारा भारतीय मंत्रियों, मतलब जो सिलेक्टेड लोग थे, भारत मंत्री, जो भारतीय मंत्रियों की परिषद थी, उनकी सलाह से। तो मतलब जो गवर्नर बैठा हुआ है, दो तरह से शासन चला रहा है, एक परिषद उसने बना दी अपने सिलेक्टेड लोग, अपने खास लोगों से, और वो इस विषय को देखेंगे। एक बना दी इलेक्टेड, या इलेक्टेड क्या था वो भी उस समय प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू हो गई थी। तो जो भारतीय लोगों की परिषद थी उससे सलाह लेके उनके उनके पास क्या क्या कर दिया, कम महत्व के विषय दे दिए, उनको हस्तांतरित कर दिया। तो ये डायर की हो गई है, दो भागों में बांट दिया शासन को। ठीक है, क्लियर। ये तो आपको पता ही था, भारत सचिव के जो खर्चे थे वो पहले कहाँ से हो रहे थे, 1858 से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से हो रहे थे, भारत से जा रहे थे, भारतीय वित्त से, यहाँ के बजट से हो रहे थे। लेकिन इस जो जो आपका 1919 का अधिनियम था, अब क्या किया गया कि जो भारत सचिव के व्यय हैं, जो वहां पे बैठता है, जो इंग्लैंड में भारत सचिव बैठ रहा है, उसके जो खर्चे हैं वो ब्रिटिश संसद पे पारित कर दिया गया। अब वहीं से मिलेगा उसको, बशर्ते पैसा यहीं से जा रहा है ब्रिटेन में सारा, लेकिन अब डायरेक्ट यहाँ से नहीं सैलरी मिलेगी उसको, वहीं से मिलेगी। एक चीज ये भी कर दी गई। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स हैं, दो तीन पॉइंट्स और हैं, हम डिस्कस करेंगे फिर फिनिश कर देंगे इसको।
एक 1909 में हमने सांप्रदायिक पढ़ा था कि सांप्रदायिक आधार पे निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई। इस वाले में उसको और बढ़ा दिया गया। अब कहाँ तक बढ़ा दिया? जो सिख हैं, सिखों के लिए, भारतीय ईसाई हैं, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए, यूरोपियन जो थे उनके लिए भी क्या कर दिया गया, अलग से निर्वाचन, पृथक निर्वाचन शुरू कर दिया गया। एक चीज और एडिशनल इसमें कर दी, पहले से मुस्लिम समुदाय के लिए की थी, अब इन्होंने 2-3 समुदाय और उसमें अलग से ऐड ऑन कर दिया। ठीक है ना? और जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे महिला शक्ति ज्यादा है हमारी क्लास में। क्या किया गया था? महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था पहली बार भारत में। ठीक है, नोट कर लेना, 1919 के अधिनियम के द्वारा महिलाओं को भारत में प्रथम बार मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। अभी नोट कर लो, बाकी मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना? एक और इम्पोर्टेंट चीज कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया था इसी अधिनियम के तहत 1919। ये क्वेश्चन आता है। और इसी के तहत 1924 में प्रथम बार यहाँ पे क्या हुआ, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद टाइम लगा 5 साल का, लेकिन स्थापना कर दी गई थी। ठीक है ना? 26 बोलते हैं यहाँ पे, कहीं कहीं जगह 24 लिखा हुआ है, लेकिन 24 में शुरू हो गया था, 26 भी लिखा हुआ है। 26 में लोक सेवा का, केंद्रीय लोक सेवा का गठन हो गया था। ठीक है, इसके अलावा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। अब 2 बजट हो गए, पूरे देश का बजट अलग और राज्यों का बजट अलग कर दिया गया, मतलब विधानसभाएं अपना बजट खुद बनाए। ठीक है, और एक और चीज बना दी गई, जैसे इससे पहले क्या हो रहा था, 20-20 साल में एक्ट आ रहे थे ना, तो इसमें बोल दिया कि 10 वर्षों के बाद जांच करेंगे इस अधिनियम की, सब ठीक ठाक है नहीं है, फिर आगे नया नियम बनाएंगे। एक नई चीज ये इसमें ऐड कर दी गई, एक वैधानिक आयोग होगा जो 10 वर्षों में क्या करेगा, इस अधिनियम के लागू होने के, मतलब 1919 का जो अधिनियम है, इसको लागू होने के 10 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि इसके 10 साल बाद 1928 में एक कमीशन आना था यहाँ पे इसकी समीक्षा करने के लिए, और जो आया था साइमन कमीशन के नाम से, जिसपे बहुत बड़ा इतिहास आपको पता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, कि उसमें क्या क्या हुआ था। ठीक है ना? इसी उद्देश्य से आया था बाद में। तो ये है 1919 के अधिनियम के मेन मेन बिंदु। ठीक है, कुछ आपने नोट किए होंगे, कुछ आपने सुन के याद कर लिए होंगे, अदरवाइज मैं आपको लिख के भेज दूंगा। आज यहीं तक करेंगे, फिर नेक्स्ट हमारा 2 बचेगा, 1935 वाला, 1947 वाला। जब ये पूरे हो जाएंगे तब हम संविधान सभा के गठन और उसकी कार्रवाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? समझ रहे हो आपको? अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, आप बने रहें क्लास में।